हे लर्नर्स, वेलकम टू द डीएस विद मैरी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करेंगे जो क्वालिफायर एग्ज़ाम का री अटैम्प्ट का पेपर था। ये पेपर ऑलराइट, सो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 23 नवंबर को 2025 का री अटैम्प्ट पेपर है और हम यहाँ स्टैटिस्टिक 1 से हमारा क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 70 to 71 यहाँ पहले हमें डेटा दिया हुआ है, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पर एक इंस्पेक्शन टीम है जो स्कूल को डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ग्रेड से अवार्ड हो रहा है। डिपेंड ऑन बाय गिवन इंस्पेक्शन टीम 200 randomly selected schools in Chennai and Delhi were inspected by the team and the data given is table Q.2. सो हमें बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना होगा। सो यहाँ पर टेबल है जहाँ हमें ग्रेड दिए हुए हैं और साथ ही नंबर ऑफ़ स्कूल्स भी बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following graphical representation is most appropriate for the count of school in each grade category for the given data? इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमें ये हमें गिवन जो डेटा है जहाँ ग्रेड नंबर ऑफ़ स्कूल्स के बारे में बताया गया है वो वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में ग्रेड के लिए परफेक्ट चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें यहाँ बताना होगा। सो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऑलराइट, यहाँ क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर जो गिवन जो ऑप्शंस है उसमें से हम एक ही आंसर वे को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हम ध्यान से देखें ऑप्शंस को तो सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में बार चार्ट का, तो सबसे पहले बार चार्ट होता क्या है? बार चार्ट्स मीन्स क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो काउंट ऑफ कैटेगरी हो, किसी भी तरह की कैटेगरी, जहाँ पर हमें कोई भी कैटेगरी को ध्यान में रखे हुए या फिर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हम यहाँ पर हमारे जो ग्रेड्स है और नंबर ऑफ़ स्कूल्स है वो यहाँ पर हम बार चार्ट से यूज़ कर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए बार चार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी, जहाँ हमें कहा है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब होता है कि जो कभी कभी जो हमारा डेटा होता है हम उसे ऐसे क्वालिटेटिव डेटा में डिफ़ाइन कर रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ही पाई चार्ट कहते हैं। यहाँ पर ये जो पाई चार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेड्स दिए हुए और साथ ही नंबर ऑफ़ स्कूल्स दिए हुए हैं जिसे हम फ्रीक्वेंसी या फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर डिग्रीज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारी डिग्रीज़ पाई चार्ट के लिए होती है, ना ही कि इसे जो रिप्रेजेंट किए जो डेटा दिया हुआ है उनके लिए नहीं। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, जिसका पारेटो चार्ट यहाँ है। पारेटो चार्ट का मीनिंग होता है कभी कभी बार चार्ट जो होता है हमारा वो पारेटो चार्ट भी हो सकता है। समटाइम्स द बार चार्ट is called Pareto chart. Alright, so यहाँ पारेटो चार्ट का मीनिंग होता है साथ ही में कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिखते हैं। जो ऑर्डिनल तरह का कह सकते हैं, ऑर्डिनल दैन ऑर्डिनरिटी। जिसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज ऑर्डर में लिखते हैं, लाइक रैंकिंग हम कैसे लिखते हैं, रैंकिंग में बताना डेटा को वगैरह, ऑर्डर में बताना वैसे। तो क्या हमारा ऑप्शन सी मीन्स पारेटो चार्ट इस ग्राफ इस डेटा के लिए
सही रहेगा। सो यस, ऑप्शन सी ट्रू होगा हमारा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं हम इसे पारेटो चार्ट में कैसे लिखते हैं। यहाँ मैंने नंबर ऑफ़ स्कूल्स लिखा है और साथ ही में यहाँ पर मैंने ग्राफ जो ग्रेड में ऑर्डिनल डेटा ऑर्डिनल तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर लिखा है, इसी वजह से पारेटो चार्ट भी ट्रू होगा। अब यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चन टाइप है ये एमसीक्यू टाइप है। सो यहाँ पर एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसी वजह से हमारा यहाँ तो यहाँ पर तो बार चार्ट हमें पता है कि हमारा जो बार चार्ट है वो ट्रू है, पारेटो चार्ट भी ट्रू है। बट यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने की वजह से हम यहाँ अगर ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए तो यहाँ भी मेंशन है बोथ बार चार्ट्स एंड पारेटो चार्ट, इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ बार चार्ट एंड पारेटो चार्ट। Alright, so after solving क्वेश्चन नंबर 70, अब हम क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करेंगे, वही जो डेटा है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का टाइप देख लेते हैं। तो क्वेश्चन टाइप जो है हमारा वो है एमएसक्यू। एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो यहाँ पर जिसका मीनिंग होता है कि एक से हमारा जो ऑप्शन होगा वो एक या उससे ज़्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी कंप्यूटेड फॉर द गिवन डेटा। जिसका मीनिंग होता है कि हमें बताना है कि जो हमारा यहाँ पर जो डेटा है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस तरह से कि इसके लिए मेजर्स में ये मीन मीडियन मोड में से कंप्यूटेड हो सकता है गिवन डेटा के लिए। सो सबसे पहले ऑप्शन ए को हम देखें मीन के लिए। सो मीन यहाँ पर सबसे पहले तो मीनिंगफुल नहीं होगा। मीन जो होगा वो ये ऑप्शन फॉल्स है, बिकॉज नॉट मीनिंगफुल फॉर ग्रेड्स लाइक आर नॉट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मीन तभी यहाँ पर ट्रू होता अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती। सपोज़ कीजिए अगर हमारा किसी क्लास 10th में मैथ्स के हमें मार्क्स बताए गए हैं, तभी हम वहाँ मीन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गई। बट यहाँ पर तो ग्रेड्स के साथ नंबर ऑफ़ स्कूल्स के बारे में दिया गया है एज अ डेटा। सो इसी वजह से यहाँ पर मीन जो होगा हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, मीडियन कहा गया है। सो यस, ये ऑप्शन ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि मीडियन कैन बी फाउंड यूजिंग cumulative frequency। सो यस, मीडियन को हम फाउंड कर सकते हैं विथ यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिससे हम हमारा मिडल ग्रेड निकालेंगे। सो इसी वजह से मीडियन हमारा जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। अब ऑप्शन सी मोड जो कि ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि मोड ही है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ग्रेड है। मोस्ट फ्रीक्वेंट ग्रेड, अब वो मोस्ट फ्रीक्वेंट ग्रेड कहाँ है, कौन सा है? सो ये रहा बी, जो कि 80 हमें शो कर रहा है। 80 स्कूल्स है हमारी टोटल। सो इसी वजह से वो ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंट में हम बी को काउंट करेंगे, ग्रेड बी को। तो हमारा यहाँ मोड ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं ऑप्शन डी तो, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2 सिलेक्ट कर ही लिए हैं, मीडियन एंड मोड। सो इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो होगा हमारा मीडियन एंड मोड। हम क्वेश्चन नंबर 72 टू 73 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले डेटा जो है वो गिवन है, दिया हुआ है। सो अ टीचर wants to analyze the marks obtained by her students in a class test. She randomly collected the marks of 10 students which are
टीचर को एनालाइज करना है मार्क्स जो उसके उनके स्टूडेंट्स है क्लास के टेस्ट ली हुई है। उन्होंने 10 रैंडमली स्टूडेंट्स के मार्क्स को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर वो मार्क्स भी गिवन है हमें। और हमें क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा क्या गया है। सबसे पहले तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन टाइप है ऐसे का मतलब होता है शॉर्ट आंसर। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं जहाँ हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मार्क अबव विच द टॉप 25% ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड। अगर आपको कभी भी कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा जाए, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले आपको जो डेटा होगा उसे ऑर्गेनाइज कर लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, जैसे कि 30, 35, 40, 50 एंड 55। अब ये जो हमारा डेटा है ये उन्होंने रैंडमली 10 मार्क्स को सिलेक्ट किया, स्टूडेंट्स के मार्क्स को सिलेक्ट किया था। अब हमें पता है कि 10 का आधा 5 होता है। मैंने सबसे पहले ये 5 ग्रुप जो है हमारा मैंने अलग कर दिया है। ये ग्रुप एक अलग है और अब मैं दूसरा ग्रुप बनाऊंगी जो 55 से बड़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में ही है, बस मैंने उसे ऐसे ब्रेक कर दिया है। 60, 65, 72, 80 एंड 90। अब आप यहाँ देख ही सकते हैं कि जो आपका ग्रुप ए है और इसे मैं ग्रुप बी नाम दे देती हूँ। हमारा जो ग्रुप बी होगा उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ ज़्यादा मार्क्स वाले ग्रुप है, क्योंकि हमें यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द मार्क अबोव विच टॉप 25 स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है, तो इसी वजह से हम ग्रुप बी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि टॉप 25% पूछा है। अब टॉप 25 का मीनिंग होता है कि हमारा अगर हमें टॉप 25 ढूंढना हो तो यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ की जो आपकी मिडल वैल्यू होगी टॉप 25 के लिए वो होगी 72। इसी वजह से आपका जो आंसर वेयर होगा वो 72 होगा। 72 इज़ द करेक्ट आंसर। 72 को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन टाइप ऐसे मीन्स शॉर्ट आंसर वेयर है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द मार्क्स, जिसे हम IQR के नाम से भी जानते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 72 था वहाँ हमने जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रखा था, अब वैसे ही उसी डेटा को यूज़ कर असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर भी पुट करेंगे और बाद में हम IQR निकालेंगे। तो हमें IQR रेंज हमें निकालनी है। जो हमारी IQR रेंज के लिए सबसे पहले तो हम जो हमारी IQR रेंज के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और हमें पता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ये हमारी जो होगी मिडल वैल्यू उसे ही हम मैक्सिमा एंड मिनिमा से काउंट करेंगे। इसी वजह से हम यहाँ IQR रेंज के लिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 72 माइनस मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी होगी 40। इसे माइनस करने के बाद हमें 32 आंसर मिलेगा जो कि हमारा पॉसिबल आंसर करेक्ट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन टाइप MSQ है और हमें यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर ट्रू।
सबसे पहले तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो हम इसे नहीं कह सकते, बट हमें ऑप्शंस कौन से करेक्ट है वो बताना होगा। ऑप्शन करेक्ट है वो बताने से पहले आपको सब कुछ वीक का जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, ना ही कि कोई किसी कंटेंट वीक वाइज जो कंटेंट होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसी वजह से आपको टाइम सीरीज़ डेटा पता होना चाहिए, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स पता होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, द ग्रोस एनुअल इनकम फॉर ईच ऑफ 1000 रैंडमली चूजन हाउस होल्ड्स इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर द ईयर 2000 इज़ टाइम सीरीज़ डेटा। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं बता देती हूँ कि टाइम सीरीज़ डेटा होता क्या है। तो जो हमारा टाइम सीरीज़ डेटा का मतलब होता है कि जो डेटा को रिकॉर्डेड ओवर टाइम करे, मीन्स जैसे कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हो, लाइक जैसे कि हमारे पास पोटैटो है, हम एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग डेज पर रिसर्च करें कि 1 मार्च को कितना सेल हुआ, कितने किलोग्राम्स में क्या कॉस्ट रहा, फिर सेलिंग प्राइस क्या थी, एट्सेट्रा। वैसे ही 2 मार्च के लिए, 3 मार्च के लिए, बट हमारा प्रोडक्ट होगा वो एक ही रहेगा, बट यहाँ पर डिफरेंट टाइम्स में होगा। इसे ही हम टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं। अब हमारा यहाँ ऑप्शन जो ए है वो फॉल्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 1000 रैंडमली चूजिंग हाउस होल्ड शो हो रहा है, और वो न्यूयॉर्क सिटी में एक ही साल में डिफरेंट होकर 1000 रैंडमली चूजिंग हाउस होल्ड न्यूयॉर्क में इनकम शो हो रहा है। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम सीरीज़ में प्रोडक्ट एक ही रहता है और जो हमारी टाइम होता है वो सीरीज़ की तरह चलता रहता है। यहाँ पर वो नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ साल और सिर्फ एक ही शोर हो रहा है। ऑलराइट, अब हम ऑप्शन बी पर मूव करते हैं। यहाँ पर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR नंबर हैज़ एन इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट बताया है। सबसे पहले तो इंटरवल स्केल का मीनिंग क्या होता है? इंटरवल स्केल का मीनिंग होता है जहाँ no absolute zero different exist, जिसका मीनिंग होता है कि वहाँ ये इंटरवल स्केल में ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, डिफरेंट एग्जिस्ट नहीं होता, नो एब्सोल्यूट ज़ीरो। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो यहाँ पर टेम्परेचर या GPA हो गया एटसेट्रा, जिसे हम इंटरवल स्केल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फॉल्स होने का रीज़न यही है कि हम कभी भी पैसेंजर का नेम तो उसे हम इंटरवल स्केल में मेजर नहीं करेंगे, उसे हम नॉमिनल स्केल में मेजर करेंगे जो नेम कैटेगरी में आता हो पैसेंजर नेम के लिए। इसी वजह से ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। अब हम ऑप्शन 3 पे देखते हैं। Revenue generated by India through tea exports to 10 different countries in year 2010 is cross-sectional data. Yes, ये ऑप्शन ट्रू हो रहा है। क्यों ट्रू हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें जो 10 डिफरेंट जो हमें कंट्रीज़ वो सभी एक ही टाइम यानी 2010 पर ईयर में हमें मिल रही है। यस, क्रॉस सेक्शनल जो डेटा होता है उसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे हम डेटा को ऑब्ज़र्व करते हैं,
डेटा ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम। टाइम सीरीज़ का उल्टा, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल कहते हैं, जहां हमें एक ही टाइम पर डेटा को ऑब्जर्व करना होता है डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट की तरह। सो इसी वजह से हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो ट्रू होगा। अब लास्ट ऑप्शन, शर्ट साइज इज़ कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो यस, ये ऑप्शन ट्रू होगा इसीलिए क्योंकि किसी की साइज़ एम मीडियम हो सकती है, एल लार्ज हो सकती है, एक्स एल हो सकती है, एक्स एक्स हो सकती है। तो यस, ये शर्ट साइज जो कैटेगरी में काउंट होता है, इसी वजह से शर्ट इज़ कैटेगोरिकल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन टाइप जो है हमारा वो ऐसे मीन्स शॉर्ट आंसर वे है, और यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जो हमें द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ हाईवे ओवर अ पीरियड ऑफ n डेज। सो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे दिए हैं, साथ ही में हमें फ्रीक्वेंसीज भी दी दी है, और हमें जो पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ 1.6। तो हमें यहाँ पर एवरेज भी दे दिया है, द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब हमें फाइंड क्या करना है? सो हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस n, वो हमें ढूंढना होगा। अब सबसे पहले हम डेटा को थोड़ा परफेक्टली वे में लिखने का ट्राई करते हैं। सो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को हम यहाँ पर x मानकर चलते हैं और फ्रीक्वेंसी को f। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? सो हमें यहाँ पर गिवन एवरेज, जिसको हम मीन के नाम से भी जानते हैं। सो यस, यहाँ पर 1.6 विच इज़ ऑलरेडी गिवन। अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना होगा सिग्मा f, जिसे हम n की तरह भी देख सकते हैं। अब n ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें n को हमने फ्रीक्वेंसी को n माना है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 10 प्लस 4 प्लस यही वैल्यू है 4 प्लस b प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले सबका टोटल कर लीजिए, जिसका टोटल आपको 21 मिलेगा। अब b बचा है, सो 21 प्लस b, तो हमें n की वैल्यू 21 प्लस b मिली। अब आपको देखकर थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही रहा होगा कि जो हमारा b वाइल फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस n कहा है, सो यहाँ पर b दिख रहा है, n भी दिख रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। अब आगे भी हम थोड़ा ही स्टेप है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब हम सिग्मा f इंटू x निकालेंगे। अब ये कैसे होगा? आपकी जो f की वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू के साथ। सो 0 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू b ऑलराइट। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब इन सभी का टोटल होगा 30 प्लस 2b, जो हमें सिग्मा f इंटू एक्स की वैल्यू मिली है। यहाँ पर मैं मेरे स्टेप्स इसलिए रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्लाइड्स, एक तो मुझे पहले तो स्लाइड बहुत ही छोटी है मेरे लिए, सो इसी वजह से आप अपनी नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमने n को फाइंड कर लिया है, जो हमें n मिला था हमारा 21 प्लस b। अब हमने f इंटू एक्स भी फाइंड कर लिया है 30 प्लस 2b। अब हमें फाइंड क्या करना होगा? अब हमें एक मीन सिग्मा f ऑफ x अपॉन सिग्मा f, जो ऑलरेडी जिसे हम एवरेज के नाम से जानते हैं, और ऑलरेडी हमें यहाँ क्वेश्चन में भी वो मिल चुका है। बट साथ ही में हमें सिग्मा f ऑफ x और n को फाइंड करना होगा, जो हमने वैल्यू b प्लस n को ढूंढने के लिए हमें ये क्रिएट करना पड़ा है।
अब इन दोनों को इक्वल लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मीन तो हमें ऑलरेडी मिल ही चुका है, ये रहा 1.6 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन था। तो यहाँ पर 1.6 इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स हमने अभी ही फाइंड किया 30 + 2b, और n को तो हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लिया था। यहाँ पर होगा 21 + b। ये जो हमारी वैल्यू है ये यहाँ पर जाएगी तो ये मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के साथ होकर मल्टीप्लाई करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हम 1.6 को 21 + b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ हमारा आंसर आएगा 33.6 + 1.6b इक्वल टू 30 + 2b एज इट इज़। अब हम यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसका हम यहाँ पर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू और साथ ही में जो हमारी b और सभी वैल्यू को प्लस माइनस करने से हमें यहाँ पर 3.6 इक्वल टू 0.4b मिलेगा। अब हमें यहाँ पर b को इक्वेशन बनाकर b की वैल्यू फाइंड करना होगा। मैं यहाँ पर वापस से वैल्यू लिख लेती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 3.6 इक्वल टू 0.4b। यहाँ पर b और 0.4 3.6, यहाँ पर आपको 9 आंसर मिल जाएगा। अब अभी भी यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिला है क्योंकि हमें यहाँ पर b + n की वैल्यू फाइंड करना है। n की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, b की वैल्यू भी हमें रिसेंटली मिली है। इन दोनों का प्लस कर हम अब फाइनल आंसर निकालेंगे। b + n, b की हमें वैल्यू मिली थी 9, n की वैल्यू मिली थी हमें 21। यहाँ पर मैंने एक स्टेप पर मिस्टेक कर दी थी, डायरेक्ट मैंने b + n आपको बताया, बट यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमें n की जो वैल्यू हमें मिली थी वो 21 + b मिली थी। तो हमें यहाँ पर 21 + b करने से ही हमें n की वैल्यू मिलेगी। b की भी हमें रिसेंटली वैल्यू मिल चुकी है जो थी 9। अब हमें फाइनल n का आंसर मिलेगा, वैल्यू मिलेगी जो होगा 30। अब हम b + n करेंगे, b + n। यहाँ पर b की वैल्यू जो हमें मिली वो 9 और n की 30। इसी वजह से 39 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, कंसिडर जो हमें यहाँ पर कंसिडर अ डेटा सेट ऑफ 50 आइटम्स, सपोज xi - x bar² इक्वल टू 8 और साथ ही xi इक्वल टू 20। फाइंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा, एंटर द करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, यहाँ पर हमें पॉपुलेशन डेविएशन फाइंड करना होगा, सिग्मा को फाइंड करना होगा जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 डेसिमल प्लेस में ही काउंट होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में, जब आपको कहे कि आपको 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है, 3 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखना है या 1 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखना हो। इसका मीनिंग होता है पॉइंट जो होगा हमारा पॉइंट में ही आंसर आएगा डेसिमल प्लेस में। तो अगर 1 डेसिमल कहे 0.1, और अगर आपको 2 कहे तो 2.22, या फिर 3 कहे 3.07। बिल्कुल ऐसे ही आपको डेसिमल प्लेस में आंसर लिखना होगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ तो लिया है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा जो है वो दिया हुआ है, उसे हम कलेक्ट कर ऑर्गेनाइज कर लिखते हैं।
हमें यहाँ पर सबसे पहले तो आइटम मीन्स जिसे हम n काउंट करते हैं कितने दी हुई है, वो है 50, ये रही। और साथ ही मैं आपको xi माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 8 भी दिया हुआ है, और वैसे ही 20 भी आपको दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, सो PSD मीन्स पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू जिसका फॉर्मूला भी है सिग्मा xi माइनस एक्स बार, यहाँ पर एक्स बार होगा फिर ही स्क्वायर होगा अपॉन n। अब आपको यहाँ पर xi माइनस एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू दी है, n की भी वैल्यू दी है। अब आपको फाइंड क्या करना है, सो यहाँ पर सिग्मा का सिंबल होगा, सो आपको यहीं पर इसी को फाइंड करना है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सिर्फ को फॉर्मूला बेस्ड और साथ ही में आपको जो डेटा है उसी में वैल्यूज़ भी दी है, सो पुट कर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। xi माइनस एक्स बार स्क्वायर हमें 8 मिला था, और टोटल आइटम n जो हमें 50 है। सो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट में आंसर आएगा 0.16, और अब हम इसका अंडर रूट निकालें सो 0.4 आंसर होगा, जिसे हम 1 डेसिबल। सो आपको एग्ज़ाम में वो कैलकुलेटर यस अलाउड प्रोवाइडेड होगा, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होगा, आपको लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सो डोंट वरी। सो यहाँ पर मेरा आंसर 0.4 आया है, और यहाँ पर पॉसिबल आंसर इसमें 0.1 से 0.7 तक के बीच में जिसका भी आंसर आएगा उसी का करेक्ट मीन्स ट्रू होगा आंसर वेयर। सो ये सब हमारा आंसर वेयर ट्रू है 0.4, जो 0.1 से और 0.7 के बीच में आता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 77 टू 78 को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर भी हमें कॉम्प्रिहेंशियल सब क्वेश्चन है, और सबसे पहले तो यहाँ पर हम टेबल को देख लेते हैं। टेबल Q.1 जो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ़ बुक्स रीड बाय 5 स्टूडेंट्स इन अ ईयर। यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम है, नंबर ऑफ़ बुक्स है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब आप यहाँ देख ही सकते कुछ जगह पर स्पेस नहीं दिया हुआ है डेटा, सो वही हमें फाइंड करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 पर पढ़ते हैं। What is the value of x? Enter the answer where correct to 2 decimal places. अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला पैटर्न पता होना चाहिए, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसकी हेल्प से आप अपना टोटल फ्रीक्वेंसी या फिर जो भी अगर फ्रीक्वेंसी ना हो तो भी आप फॉर्मूला बनाकर निकाल सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना हो फिर भी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, या फिर टोटल फ्रीक्वेंसी ना हो तभी आप निकाल सकते। अब हम यहाँ पर जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे देखें तो हमारे पास 0.1 गिवन है, सो हम यहाँ पर 0.1 लिख देंगे। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, सो यस हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है 6। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ बुक्स 15 है फिर भी मैंने 6 ही क्यों लिया। सो यहाँ पर 0.1 के सामने 6 है, जो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है 0.1, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 6 लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम अब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए 6/0.1 हो जाएगा,
और हमें फाइनल आंसर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 मिल जाएगा। अब हम x को ढूंढेंगे। x को ढूंढने के लिए भी फॉर्मूला पैटर्न होगा, क्योंकि अगर आप x को देखें तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के एक सेक्शन में तो आ ही रहा है, बट उसके सामने जो नाम दिया है वो है सुनील। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ सुनील और नीचे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तब जाकर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का x मिलेगा। इसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सुनील की जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ वो होगी 15, क्योंकि नंबर ऑफ़ बुक्स होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सो यहाँ पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हमें मिला था। सो अब हमें x की वैल्यू 15 डिवाइड 60 करने से 0.25 मिलेगी, जो कि करेक्ट आंसर है। और इसे 2 डेसिमल में लिखने को कहा था, इसीलिए 0.25 जो 0.23 टू 0.27 के बीच में आता है। Question number 78. If the number of books read by Pratik is same as the number of books read by Sonakshi, then find the value of y into z. Enter the correct two decimal places. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ बुक्स के बारे में पूछा गया है जो रीड बाय प्रतीक सेम एज द नंबर ऑफ़ सोनाक्षी। अगर हमें ये दोनों सेम नंबर हमें मिल जाए उसके बाद हमें y इंटू जेड फाइंड करना होगा, जिसका आंसर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में देना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। प्रतीक की बुक्स और साथ ही सोनाक्षी की बुक्स दोनों इक्वल बताई है जो रीड की गई हो, और सुनील 15 रीड बुक की है, कनिका ने 6, कुणाल ने 15। अब हम यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ़ बुक्स जो है उसका हम सबसे पहले सम करेंगे। सम नोन (15 + 6 + 15) जो हमें 36 मिलेगा। अब हम रिमेनिंग बुक्स की बात करें तो 60 जो हमें टोटल लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस 36, तो हमें रिमेनिंग बुक्स भी मिल जाएगी 24। अब सिंस जो प्रतीक इक्वल टू सोनाक्षी है, जिसे हम k प्लस k सपोज कर एज्यूम कर चलते हैं, और 24 जो हमें हमारी रिमेनिंग बुक्स मिली। अब k प्लस k मीन्स 2k इक्वल टू 24, तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी 12। प्रतीक एंड सोनाक्षी की रीडिंग बुक्स का नंबर जो है वो सेम होने की वजह से हमें जो 12 मिला है वो दोनों के लिए ही अप्लाई होगा। सो यहाँ पर अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे प्रतीक एंड सोनाक्षी के लिए। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मिलेगी
y इक्वल टू 12/60, क्योंकि हमारी जो k की वैल्यू थी वो 12 थी और 60 मीन्स जो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मिली थी वो, तो इसे डिवाइड करने से हमें 0.20 आंसर मिलेगा। अब ये हमने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली वो हमने प्रतीक के लिए किया। अब हम सेम टू सेम वैसे ही सोनाक्षी के लिए भी करेंगे। सोनाक्षी के लिए भी वही हम z लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में z बताया गया है, और ऊपर 12/60 एज इट इज़ 0.20। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी भी हमें क्वेश्चन में y इंटू z के बारे में कहा है, y इंटू z। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, z की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर कर आंसर लाएंगे। ओके, सो y इंटू z कहा था, जो y की हमें 0.20 वैल्यू मिली थी, z की भी 0.20, जहाँ हमें 0.20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0.04 आंसर मिलेगा, जो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में कहा था। सो यस, वो वही आंसर आया है, और साथ ही 0.03 के और 0.05 के बीच में आया है आंसर। सो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Two data set with identical frequency distribution will have identical relative frequency distribution. अब इस ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो इस ऑप्शन को समझने से पहले कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ पर पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब हम किसी डेटा में हर कैटेगरी की गिनती काउंट बताते हैं, उससे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास इफ़ 50 स्टूडेंट्स है जहाँ 20 स्टूडेंट्स के ए ग्रेड हो, 15 स्टूडेंट्स के बी ग्रेड हो, वैसे ही बाकी 15 के सी ग्रेड हो, तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें डेटा में हर कैटेगरी की गिनती मीन्स काउंट बताते हैं, उससे ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब वैसे ही हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हर एक हम फॉर्मूला बेस्ड से समझते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, जिसे हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो अब हम यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अभी भी हम वही 50 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए ए जो हमारा ग्रेड होगा, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम 20 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ए ग्रेड के, उससे हम टोटल ऑब्जर्वेशन जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ए होगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जो हमारा 50 होगा वो हमारा एन मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशन होगा, और यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी होगा।
सो जो हमारा यहाँ पर आंसर मिलेगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। वैसे ही आप बी का भी निकाल सकेंगे 15/50, जिसका 0.3, एंड सेम फॉर ग्रेड सी के लिए। हमने ये बेसिक्स जो हमारे थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो अगर हमने समझ लिया हो तो अब हम इस ऑप्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, अगर दो अलग अलग डेटा सेट में हर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, तो जब हम उसे टोटल नंबर से डिवाइड करें जिससे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो उनका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। सो यस, ये ऑप्शन इसी वजह से ट्रू होगा। अगर हमारे पास सेम जो अगर अलग अलग दो डेटा सेट हो मगर हमें जो फ्रीक्वेंसी मिले और साथ ही हमें जो टोटल नंबर से डिवाइड कर जो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिले, तो उनका रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही होगा। इसी वजह से ये ऑप्शन ट्रू हुआ। ऑप्शन बी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बिलोंगिंग टू अ कैटेगरी। ये ऑप्शन तो पढ़ते ही हमें फॉल्स फील होता है, क्योंकि ये कोई सेंस तो नहीं, काइंड ऑफ नहीं बना रहा, क्योंकि इसने आधी अधूरी भी नहीं बट पूरी ही गलत बात बोली है। क्योंकि सबसे पहले बात तो यही है कि जो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन नहीं होता। वो बिलोंग तो करता है बट ऐसे नहीं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का साथ ही फ्रीक्वेंसी अपॉन डिवाइड करने से हमें जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है, सो यहाँ पर वो होना चाहिए था। सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन की वजह से ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसे हमें डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से, तभी हमें रिलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसी वजह से ये ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन 3, two data set with the identical relative frequency distribution will always have identical frequency distribution। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट ही डेटा सेट के बारे में बोला है जिसे हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही में आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी के साथ बता दिया है कि दोनों का सेम ही होगा। ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट इसी वजह से हुआ। मान लो इफ़ जो हमारी एक क्लास है जिसे हम ए नाम दे देते हैं, वहाँ पर हमें 50 स्टूडेंट्स मिले, दूसरी क्लास में हमें 100 स्टूडेंट मिले। सो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का यहाँ पर चेंज तो हो ही चुका है। वैसे भी स्टूडेंट्स में अगर स्कूल है वहाँ क्लासेस तो होंगे ही कई सारे। सो यहाँ ज़रूरी नहीं कि जो क्लास ए में है वही क्लास बी में हो। हाँ, हो सकता है कि बाई रैंडमली के कहीं भी कोइंसिडेंस हो, जैसे एक ही क्लास में सारे बच्चों के जो एवरेज निकल कर आ रहे हो मार्क्स के लिए, वैसे ही दूसरी क्लास के लिए भी निकल जाए। बट यहाँ पर टोटली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेम आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी बताना ये इनकरेक्ट होगा। इसी वजह से ये ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। लास्ट ऑप्शन, इफ़ ऑल द बार्स इन अ बार चार्ट हैव द सेम लेंथ देन द कैटेगोरिकल वेरिएबल शोन इन द बार चार्ट हैज़ वेरिएशन। तो सबसे पहले तो अगर सभी बार्स के जो बराबर है, अगर सभी बार्स जो हमारे होते हैं वो बराबर होते हैं तो वेरिएशन नहीं होगा। सभी कैटेगरीज बराबर है तभी। इसी वजह से ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन टाइप शॉर्ट आंसर वेयर। यहाँ पर हमें डेटा दिया है, साथ ही मेंशन किया है कि जो हमारा 5 फादर है, रिप्रेजेंट द हाइट इन इंचेस ऑफ 5 फादर, उसे हम x लेंगे और उनके ही जो सन होंगे उसे हम y लेंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पर बताया है। अब हमें यहाँ करना क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y पूछा गया है। अब हमें ये x एंड y के दोनों के पॉपुलेशन कोवेरिएंस हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की फॉर्मूला है वो समझ लेते हैं, तो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये जो पूरा सम है कैसे सॉल्व होगा।
सो सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला पैटर्न है वो होगा एक्स आई माइनस म्यू एक्स इंटू वाई आई माइनस म्यू वाई अपॉन में एन। जहाँ पर भी आपको सैंपल के बारे में बात की तो आपको एन जो अपॉन में जो आएगा डिवीज़न में वो n-1 करे, और पॉपुलेशन की बात करें तो डायरेक्ट n ही होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो हमारा यहाँ पर एक्स आई होगा वो एक्स आई मीन्स हमारा जो x होगा वो, वैसे ही जो y होगा वो हमारा होगा ये सन की जो हाइट है वो होगा। अब ये म्यू एक्स एंड म्यू वाई क्या है, तो ये जो म्यू एक्स है वो एक्स से निकली हुई मीन एवरेज वो कह सकते हैं। तो उसे हम टोटल को माइनस कर कर एक एक जो हमारा एक्स निकलेगा उसे माइनस कर कर फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही म्यू वाई के लिए भी हमें यहाँ पर मीन निकालना होगा वाई के लिए, और एन में तो वही टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगा जो हमारा 5 है। अब जैसे हमने फॉर्मूला पैटर्न को देखा, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मीन निकाल लेंगे एक्स का, जिसे हम म्यू एक्स कहते हैं। 65 प्लस 65 60 80 प्लस 80 डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें 355। तो हमें यहाँ पर जो हमारी म्यू एक्स की वैल्यू हमें 70 मिली है, वैसे ही हम म्यू वाई के लिए ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मैंने म्यू वाई का भी मीन निकाल लिया है जो मुझे 65 मिला। अब हम डायरेक्ट टेबल में इन सभी को पुट करते हैं। अब आपको ये जो टेबल है वो मेन, आप चाहे बिगिनर हो, नूब हो या फिर प्रो हो, बट फिर भी आपको ये टेबल तो बनाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोवेरिएंस में बहुत ही मिस्टेक हो सकती है। लाइक अगर हम अरेंज कर कर सम को सॉल्व नहीं करते तो छोटी छोटी जो हमारी स्टेप्स में मिस्टेक हो जाती है, वो पूरा हमारा जो मेहनत होगी वो वेस्ट हो जाएगी एंड में। इसी वजह से मैं ये टेबल यहाँ पर मैंने बनाया है। जो एक्स आई होगा वो डिनोट करेगा हमारा एक्स से, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, और जो वाई होगा वो वाई ही, और जो म्यू एक्स है जो हमें अभी हमने ढूंढा तो हमें 70 मिला, और म्यू वाई है जो हमें 65 मिला था, और एक्स आई माइनस यू एक्स, और वैसे ही वाई के लिए जो म्यू वाई है माइनस करेंगे और लास्ट में दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो ये सब करने का जो हमारा गोल है वो इसीलिए है क्योंकि ये कोवेरिएंस पॉपुलेशन ऑफ कोवेरिएंस की ये फॉर्मूला है। सो इसी वजह से अब यहाँ पर 65 60 और हमें यहाँ पर जो एक्स आई माइनस म्यू एक्स बोला है, जिसका मीनिंग होता है कि हमें 65 माइनस 70 करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। वैसे ही 60 माइनस 70 तो 60 माइनस 65 करेंगे तभी भी हमें -5 मिलेगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी 25 वैल्यू हो जाएगी। फिर लास्ट में हम इसका सम करेंगे तब हमें एक्स आई की जो मल्टीप्लिकेशन में है वो हमें वैल्यू मिलेगी। एक्स आई माइनस म्यू एक्स के लिए ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पर ये आपको कंफर्म कर लिया आप अपनी वैल्यू को, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। वैसे ही मैं y के लिए भी लिख लेती हूँ।
ओके, सो मैंने यहाँ पर y के लिए भी वैल्यू लिख ली है। अब आप अपनी वैल्यू को चेक कर लीजिएगा एक बार। अब हम इन दोनों जो हमें वैल्यू मिली है, हमने जो ढूंढा था, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 2 बार माइनस है तो माइनस नहीं होगा, आई मीन पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि 5 5 25 100 और एक बार 100 और एक बार 100। अब हमें इन सभी का टोटल करना होगा। तो हमें इन सभी का टोटल सम कर हमें 350 मिलेगा। अब हम इस वैल्यू को, जो ओरिजिनल हमारी जो फॉर्मूला पैटर्न है, उसे हम उस पर पुट कर हम डायरेक्ट कोवेरिएंस निकाल पाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो कोवेरिएंस आई मीन पॉपुलेशन कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई बोला था, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सम भी निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे 350। और एन मीन्स जो टोटल ऑब्जर्वेशन हमें 5 है, 10 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों को 5 अलग अलग है। 5 फादर एंड 5 सन एंड 5 फादर की बात की गई है, इसी वजह से। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 70 आंसर होगा, जो पॉसिबल आंसर में भी है। सो इसी वजह से ये हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 81, जो क्वेश्चन टाइप MSQ मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का है। यहाँ पर हमारा टेबल दिया हुआ है जो सेल्स है, सेल्स ऑफ शर्ट एट मेंस क्लोथिंग रिटेल। तो यहाँ पर साइज़ दी हुई है, स्टाइल भी दिया हुआ है। साइज़ में स्मॉल, मीडियम, लार्ज है। बटन डाउन, पोलो, स्मॉल प्रिंट, तीनों तरह के स्टाइल में दिया हुआ है शर्ट। अब हमें यहाँ पर इसी गिवन डेटा के मुताबिक हमें कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शन ए जो हमारा बता रहा है, ऑफ ऑल द शर्ट्स विथ पोलो स्टाइल देयर आर 26.67% शर्ट ऑफ मीडियम साइज़। अब हम पहले तो सॉल्व करके देखते हैं क्या ये बात सच है या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के बारे में बोला है। मीडियम साइज़ में भी ऑफ पोलो बोला है, पोलो स्टाइल। और आपको तो पता ही है नीचे डिवाइड में टोटल ऑफ पोलो ही होगा, क्योंकि पोलो की ही बात कर रही है। सो मीडियम साइज़ ऑफ पोलो में यहाँ ओके, सो यहाँ पर मीडियम साइज़ में पोलो 20 बता रहा है, और टोटल ऑफ पोलो जो हमारा होगा वो होगा 75। सो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 26.67 आएगा। सो इसी वजह से ये हमारा जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा। अब जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, ऑफ ऑल द शर्ट्स विथ स्मॉल साइज देयर आर 25% शर्ट्स ऑफ स्मॉल प्रिंट स्टाइल। तो इस ऑप्शन के लिए हमें सम करना हो, आई मीन जो प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ जो गिवन डेटा है उसे यूज़ कर बताना है। तो सबसे पहले तो हम अब यहाँ पर जो पूरा जो गेम है वो वर्ड्स का है। सबसे पहले तो हमने यहाँ देखा था ऑप्शन ए में कि जो ऑल द शर्ट्स विथ पोलो स्टाइल, तब हमने सिर्फ और सिर्फ पोलो को ही काउंट किया था। अब वैसे ही अगर हम नीचे देखें ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर बोला है ऑल द शर्ट्स विथ स्मॉल साइज़। तो ऑल स्मॉल साइज़ में सभी बोले हैं, तो हम ये सभी को काउंट करेंगे एज अ टोटल ऑफ स्मॉल साइज़ में। सो इसे प्रूव करने के लिए, आई मीन इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा फॉर्मूला बनेगा, स्मॉल साइज़ में भी स्मॉल प्रिंट डिवाइड में होगा हमारा टोटल ऑफ स्मॉल साइज़। ओके, सो यहाँ पर टोटल ऑफ स्मॉल साइज़, तो यहाँ पर स्मॉल प्रिंट में 40 और टोटल ऑफ स्मॉल जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था तो 100, तो 0 0 गया तो 0.4।
तो यहाँ पर तो 0.4 आंसर आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन बी में 25 बोल रहा है। सो इसी वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द साइज एंड स्टाइल ऑफ शर्ट्स। सो ये तो इनकरेक्ट ही होगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर साइज़ की भी बारे में बताया गया है, स्टाइल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर नो क्यों लिखा है, इसी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया है। अब हम ऑप्शन डी को देखते हैं। देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द साइज एंड शर्ट्स ऑफ शर्ट्स। ओके, सो ये होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि यस यहाँ पर साइज़ के भी बारे में बताया है, स्टाइल में भी है, बटन डाउन, पोलो, स्मॉल प्रिंट, और साइज़ में भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज है। इसी वजह से ये ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन 82, क्वेश्चन टाइप MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग स्ट्रीम एंड लीफ डायग्राम रिप्रेजेंट द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इज़ एन A लेवल मैथमेटिक्स पेपर। सो यहाँ पर स्ट्रीम एंड लीफ बताया है और हमें जो गिवन जो ऑप्शंस है उनमें से जो करेक्ट है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम स्टीम एंड लीफ को ऑर्गेनाइज करके लिख देते हैं। तो इसे लिखते कैसे हैं? सो यहाँ पर 0 0 है, तो मैं एक ही बार 0 लिख देती हूँ, क्योंकि कोई ट्रू मीनिंग कोई मीनिंग नहीं है एक बार लिखूँ या 2 बार 0 लिखूँ। 0 5, तो मैं यहाँ से 5 ही लिख देती हूँ। 0 6, तो 6, 0 8 8। अब वैसे ही नीचे 1 0, तो 10 होगा, 1 0 तो वापस 10, और 1 2 तो 12 होगा, 1 6 तो 16 होगा। वैसे ही 20, 23, 25, 28, और फिर 33, 35, 38, फिर से 38, 44, 49, 50, और दोबारा 50। ओके, अब ये है हमने ऑर्गेनाइज कर लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से पूरी टोटल पढ़ लेते ताकि हम डिवाइड कर इजीली हम इसे सॉल्व कर पाएँ। सो यहाँ पर जो टोटल है, सो यहाँ पर टोटल 20 हो रहे हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो यहाँ 0 से लेकर 23 की पेयर और 25 से लेकर 50 की पेयर हम बनाएंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है देयर आर 9 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड ग्रेटर दैन 20 मार्क्स। तो क्या हमारे 9 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 मार्क्स से भी ज़्यादा स्कोर किया है? चलिए चेक करते हैं। सो 20 से ज़्यादा किया है, सो 23 होगा, और 25, 26, 33, 35, 38, 44, 49, 50, 50। कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो नहीं, केवल 9 स्टूडेंट्स ही नहीं, 11 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है। अब सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है द डेटा इज़ बाय मॉडल। सो ये ऑप्शन जो होगा वो फॉल्स इसीलिए हुआ है क्योंकि बाय मॉडल का मतलब होता है 2 मोड, टू मोड। जो यहाँ पर 50 और 50 मोड दिख तो रहे, मगर ये पैर 1 में 50 है, पैर 2 में भी 50 होना चाहिए था। सो इसी वजह से ये इनकरेक्ट हो रहा है। ऑप्शन जो सी है हमारा, वहाँ बोला है मीन इज़ ग्रेटर दैन द मीडियन। तो सबसे पहले हम मीडियन निकाल लेते क्योंकि ये इजीली निकल जाएगी। अब यहाँ पर 20 मीन्स टोटल जो हमारा वो 20 है, तो इसका हाफ तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, तो 10 होगा। सो जो हमारी 10 नंबर पर जो वैल्यू होगी हम उसे काउंट करेंगे। सो यहाँ पर 10 नंबर पर हमारी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारा मीडियन मिल चुका है 23। अब हम मीन को देखते हैं, अगर जो हमारा मीन बड़ा होगा मीडियन से तब भी हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑलराइट, सो अब हम मीन को फाइंड करेंगे। सो एक्स बार, अब इन सभी का मैंने टोटल कर लिया था, जो मुझे 490 मिला।
एंड टोटल ऑब्जर्वेशन तो हमें यहाँ पर 20, जो हमारा यहाँ पर अराउंड 25.79 होगा। सो यस, जो हमारा मीडियन जो हमें मिला था वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ 23 ही मिला था, और यहाँ पर जो मीन हमें मिला है वो 25.79 है। इसी वजह से जो हमारा मीन है वो बड़ा हुआ और मीडियन छोटा हुआ, तो ये ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होता है। अब हमें लास्ट ऑप्शन में बताया है कि जो IQR रेंज होगा वो 28 होगा। सो लेट्स चेक। सबसे पहले तो IQR ढूंढने के लिए Q3 माइनस Q1। अब Q3 माइनस Q1 हम कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पर Q3 मीन्स जो हमारी बड़ी वाली जो पेयर होगी लास्ट वाली, उसी में से जो हमारी मिडल वैल्यू जो निकलेगी, जैसे कि जो पेयर नंबर 2 है हमारी, वहाँ 10 है, तो 10 का हाफ कितना होता है? 5। तो जो 5th नंबर पर जो वैल्यू होगी वो हमारा Q3 होगा। 1 2 3 4 और 5, तो हमारा यहाँ पर 38 जो होगा वो हमारा Q3 होगा। वैसे ही हमें Q1 निकालना है। सो यहाँ पर भी एज इट इज़ हम वैसा ही करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, तो जो 10 हमें मिला, सो Q3 माइनस Q1 करेंगे, सो 38 माइनस 10, तो हमें 28 वैल्यू मिलेगी। सो यस, इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 83, जो हमारा यहाँ क्वेश्चन टाइप होगा वो होगा MSQ मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अगर हमारा करेक्ट होगा तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। To ensure the accuracy of conclusions drawn through inferential statistic, which of the following statement must be true? So यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस है वो कैसे ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शन 1 में पूछा गया है सैम्पल शुड नॉट बी रैंडमली सिलेक्टेड। सो ये तो डेफिनेशन ही उल्टी बता रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सैम्पल रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में बताया सैम्पल शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड। सो यस, ये ट्रू है, डेफिनेशन के मुताबिक ये ट्रू होगा। सैम्पल शुड बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यस, जो हमारा पॉपुलेशन होता है, जो पॉपुलेशन, उसी में से हम सैंपल को निकालते हैं। तो जो अब हम सैंपल निकालेंगे तो गुड रिप्रेजेंटेटिव के व्यू से ही हमें पॉपुलेशन में निकालना चाहिए। सो यस, इट इज़ ट्रू, ताकि हम पूरे सैंपल के बेस पर पूरे पॉपुलेशन का पता लगा सके। अब लास्ट ऑप्शन सैंपल शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले इसके पहले जो ऑप्शन था ऑप्शन सी, वहाँ हमने क्लियर कर लिया कि क्यों ये ऑप्शन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 84, जो हमारा MCQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अ टीचर वांट्स टू नो इफ विलिंगनेस ऑफ स्टूडेंट्स टू गो फॉर स्कूल ट्रिप इज़ एसोसिएटेड with the gender of students. In this regard, the teacher collected the data from the school and plotted a 100% stacked bar chart as shown as below. So यहाँ पर हमें चार्ट दिया हुआ है और साथ ही में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। What conclusion can you make about association between two variables, gender and willingness, by observing the plot? Option A, there is an association between gender and willingness as row relative frequency will be approximately same for all rows. So ये ऑप्शन इसी वजह से इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर एंड विलिंगनेस के बारे में ये बता रहा है एज अ एसोसिएशन में। सो इसी वजह से ये इनकरेक्ट होगा, जो कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सभी रो के लिए अप्लाई करती है, इसी वजह से ये इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड विलिंगनेस एज रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर ऑल। यस, ये ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि ये जेंडर और विलिंगनेस के बारे में ही नहीं बता रहा,
के वर्सेस एज अ वर्सेस में, जैसे चार्ट में है। सो यहाँ पर इसी वजह से ये ऑप्शन ट्रू होगा। देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड विलिंगनेस एज रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये भी वही होगा, ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी वही बात हो रही है और लास्ट ऑप्शन में भी वही बात। देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर विलिंगनेस एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फॉर ऑल रोज। इसी वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।